हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को सचिन और सावित्री की प्रेम कहानी सुनाती हूँ। ये दोनों पति पत्नी थे और उनके घर में सावित्री की ननद और देवर भी रहते थे। दोनों के बीच बहुत प्यार था। दोनों बहुत अच्छी तरह से मिलजुल कर रहते थे। उनके घर में एक दिन मेहमान आने वाले थे। सभी लोग तैयारियों में लगे थे। तय समय पर लड़की वाले आते हैं। उनके साथ साथ ही सावित्री के घर वाले भी आते हैं। वह उन सबका स्वागत करती है और उन्हें जलपान कराती है। सावित्री अपने काम में व्यस्त है। लगन की रस्म शुरू हो जाती है। वह वहां जाती है और दूल्हे की जगह सचिन को देखकर चौंक जाती है। कुछ बोल नहीं पाती और खड़े खड़े गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। सावित्री की आंख खुलती है। वह चारों तरफ देखती है। वह अपने कमरे में है। वह थोड़ा सोचती है तो उसे याद आया कि उसने सचिन को दूल्हे की जगह देखा था। उसे अपनी आंखों से देखे हुए पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे याद आता है कि कैसे सुबह ही तो सचिन उससे प्यार जता रहा था। वह खुद को समझा रही है। सावित्री खुद से कहती है, शायद कोई बुरा सपना देख लिया है मैंने। कितने दिन हो गए हैं भाग दौड़ करते करते, थकान हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कितने साल हमने साथ बिताए हैं। ऐसे ही एक दिन का रिश्ता थोड़े ही है कि आज किसी और से शादी कर लिया, कल किसी और से कर लिया। थोड़ी देर दिखती नहीं हूँ तो सावित्री सावित्री की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई है देखने में। हमारे बीच में किसी तीसरे के आने की जगह ही नहीं है। बुरा सपना देख लिया। खुद से इतना कहकर वह याद करने लगती है वो एक एक पल जो उसने और सचिन ने साथ बिताए हैं। उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वह अपने आप से सवाल जवाब कर रही है। एक अनकही सी उलझन खुद से सवालों से लड़ रही है। समझने की कोशिश कर रही है पर यकीन नहीं कर पा रही है। बार बार खुद से कह रही है, देखने में गलती हो गई है या शायद बुरा सपना देख लिया है। वह अपनी उलझन में उलझी है। तभी उसे दरवाजे पर आहट सुनाई दी। वह उस तरफ देखती है। सचिन अंदर आता है। उसके हाथ में पानी का गिलास है। वह आकर सावित्री के पास बैठता है। सावित्री यूं ही बैठे बैठे उसके गले लग जाती है। सचिन कहता है, सावित्री तुम ठीक हो ना? प्यार से बोलता है। सावित्री सचिन को और कसकर पकड़ लेती है। जैसे छोड़ देगी तो वह कहीं चला जाएगा और एक सांस बोलने लगती है। सावित्री घबराहट में, बहुत थक गई हूँ, सो गई थी थोड़ी देर तो बहुत बुरा सपना देखा। मैं भी ना, मुझे लगता है तुम वहां नीचे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कैसे हो सकता है? ऐसा कहते वह बीच में ही रुक गई। सावित्री की नजर सचिन के गले में पहनी नई सोने की चैन पर पड़ी। वह चौंक जाती है। वह सीधे बैठती है। हैरान होकर विवेक को देखती है। उसकी जुबान हिल नहीं पा रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है सावित्री। सचिन गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए, बात बाद में करना, पहले थोड़ा पानी पी लो। पानी का गिलास उठाकर सावित्री की तरफ बढ़ाता है। सावित्री उसके हाथ की तरफ देखती है। उसके हाथ में सोने की अंगूठी चमक रही है, जो अंगूठी सावित्री ने शादी के वक्त पहनाई गई थी और जिसे वह हमेशा पहनकर रखता था। आज वो नहीं थी। उसकी जगह नई अंगूठी है। सावित्री जैसे जम सी गई है। वह कहना चाहती है, पूछना चाहती है, पर बोल नहीं पा रही है। उसके अंदर बहुत शोर है, विचारों का, सवालों का तूफान चल रहा है। बहुत कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर। खुद से बहुत लड़ी और सिर्फ इतना ही बोल पाई, सच है ये सपना नहीं था। सावित्री के अंदर तूफान उमड़ रहा था। वह खुद से ही लड़ रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या सच है क्या सपना। वह बस अपने आप को यकीन दिलाना चाहती है कि उसने जो देखा वह सब बुरा सपना था जो आंख खोलते ही गायब हो जाएगा। जब सचिन उसके पास आकर बैठ गया तो वो उससे किसी बच्चे की तरह लिपट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, क्या पूछे। वह अपनी जगह पर ऐसे बैठी थी जैसे उसमें अब जान नहीं। सचिन, सावित्री तुम काम करके थक गई हो इसलिए तुम्हें चक्कर आ गए। मैं तुम्हारे लिए ग्लूकोज का पानी लाया हूँ, इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। सचिन उसके गालों को प्यार से सहलाने लगा। सावित्री उसकी तरफ हैरानी से देख रही है। वह हैरान है कि कैसे
सचिन इतना शांत है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा है कि सचिन को उसने सच में वहां देखा था। इसका मतलब सचिन की दूसरी शादी हो रही है। लेकिन क्यों? सावित्री और सचिन के बीच तो सब कुछ सही था। उसने कभी भी सचिन को कोई बात नहीं टाली। कभी उसने सचिन की बात पर पलटकर जवाब नहीं दिया। जब से वह शादी करके आई है, अपने ससुराल में सबकी पूरी मन से सेवा की है। सचिन से जुड़े हर रिश्ते को उसने दिल से निभाया है, अपनाया है। कभी उसने सचिन से कोई सवाल नहीं किया। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सचिन हमेशा उसकी तारीफ करता है, उससे खुश रहता है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि सचिन दूसरी शादी कर रहा है और उसने एक बार भी सावित्री से पूछने की जरूरत तक नहीं समझी? इस शादी में हिस्सा लेने सभी जानने वाले रिश्तेदार, सास ससुर देवर, उनके खुद के घर वाले, आस पड़ोस वाले सब शामिल हो रहे हैं। तो क्या सबको इस बारे में पता है, पर किसी ने उसे बताया नहीं? किसी ने इस बात पर विरोध नहीं जताया? इस पत्नी के होते हुए वह दूसरी शादी कर रहा है, इस पर किसी ने विरोध नहीं किया। पर क्यों? और सचिन अब भी उससे इस तरह बर्ताव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सावित्री अपने ही ख्यालों में है, खुद से सवाल कर रही है, पर जवाब उसे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों कर रहा है सचिन दूसरी शादी? क्यों उसे किसी ने नहीं रोका? अगर वह दूसरी शादी कर रहा है तो सावित्री वह क्या करेगी? वह खोई हुई है। सचिन की आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आई। सचिन, क्या सोच रही हो? पानी पी ले। अब शरीर में ताकत ही नहीं बचेगी तो तुम अपने काम कैसे करोगी? सावित्री हैरान होकर उसे घूरते हुए देख रही है। सावित्री अपने मन ही मन सोचने लगी, यह दूसरी शादी कर रहा है और अपनी पहली पत्नी से अपनी शादी का काम करवा रहा है। इतने सालों तक लगता रहा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। सब कहते हैं कि मैं अपने पति की जान हूँ, तो आज ऐसा क्या हो गया, क्या बदल गया जो उसका पति ऐसा कर रहा है? सचिन मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? इतनी चुप क्यों हो तुम? तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी चुप्पी अच्छी नहीं लगती। तुम इतनी शांत क्यों बैठी हो? सावित्री उसे देखे ही जा रही थी। विचारों की एक लड़ाई वह खुद से ही लड़ रही है। बहुत हिम्मत करके वह बोली, तुम दूसरी शादी कर रहे हो सचिन? सचिन के मुस्कुराते हुए चेहरे पर अचानक गंभीरता दिखाई देने लगी। हाँ, सचिन ने कहा। तो सावित्री, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हें कहाँ जाना है? ये घर तुम्हारा है, यहीं रहना है। सावित्री फिर सोच में पड़ जाती है। आखिर सचिन क्या करना चाहता है? अगर वह उसके साथ रहना चाहता है तो दूसरी शादी क्यों कर रहा है? उसके मन में कुछ पलों में ढेर सारे सवाल उमड़ गए, जिनके जवाब सिर्फ उसका पति सचिन ही दे सकता है। उसने अपने मन ही मन फैसला किया कि वो इस बारे में अभी बात करेगी। वह सचिन से सवाल करती है, पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सचिन कहता है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? जैसे तुम बाकी सबके साथ रहती हो मिलजुल के और प्यार से, उसके साथ भी रहना वैसे ही। जैसे अब तक सबके साथ सब कुछ बांटा है, उसके साथ भी बांट लेना। तुमने ही कहा था कि आने वाले को छोटी बहन की तरह रखोगी, फिर क्या बदल गया? सावित्री सचिन की बात सुनकर अवाक रह गई। सावित्री भारी आवाज में कहती है, एक औरत बेटे के प्यार को माँ बाप से बांट सकती है, भाई के प्यार को भाई बहन से बांट सकती है, सब कुछ बांट सकती है, पर पति पति का प्यार कभी नहीं बांट सकती, किसी से नहीं बांट सकती। सावित्री की आंख भर जाती है। कहते कहते वह सचिन की तरफ देखती है। सचिन के चेहरे पर उसे कोई भाव नहीं दिखाई देते। सावित्री, तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कौन सी कमी छोड़ दी, कौन सी गलती कर दी जो तुम ये कर रहे हो? विवेक कहता है, कोई गलती नहीं की तुमने। सावित्री कहती है, तो क्यों? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें किसी और से शादी करते हुए देखूं? मेरी क्या जगह रह जाएगी तुम्हारी जिंदगी में? सचिन कहता है, तुम बेकार में चिंता कर रही हो, हमारे बीच कभी कोई नहीं आ सकता। मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सावित्री चिढ़कर कहती है, तो क्यों कर रहे हो सब दूसरी शादी? सचिन, बच्चों के लिए। सचिन ने बहुत लापरवाही से कहा और सावित्री उसे देखती ही रह गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सावित्री, मेरे जीवन में जो तुम्हारी जगह है वो कोई भी नहीं ले सकता। हमारे बीच में कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं तुम्हारा साथ हर जन्म में चाहता हूँ। तुम मुझे पत्नी रूप में ही मिलो।
ये मेरा सौभाग्य है, तुम्हारी जैसी पत्नी नसीब से मिलती है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा जीवन वार सकता हूँ मैं तुम पर। लेकिन सावित्री, जीवन में पति पत्नी में प्यार के अलावा भी कुछ और होता है। कुछ और होता है जो जरूरी है। प्यार से जीवन नहीं चलता सावित्री, जीवन में संतान होना भी जरूरी है। सावित्री, मैं भी चाहती हूँ हमारे बच्चे हों। विवेक कहता है, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कहोगी, तभी तो मैंने यह फैसला लिया। मुझे पता था तुम मेरा साथ दोगी। सावित्री कहती है, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे हों, पर इसके लिए तुम मेरा हक मेरी जगह किसी और को दोगे। सचिन कहता है, ना उसे तुम्हारा हक मिलेगा, ना ही तुम्हारी जगह। सावित्री ने सुना तो उसे बड़ी हैरानी हुई। बच्चों के लिए तुम्हें क्या जरूरत है दूसरी शादी की? क्या हमारे बच्चे नहीं हो सकते? इतने सालों में अगर होना होता तो हो जाता। सचिन कहता है। जिस लहजे में सचिन ने यह बात कही, सावित्री खुद को ठगी सी महसूस करने लगी। उसके तन बदन में आग सी लग गई। वह यही सोचती रह जाती है कि विवेक ने ऐसा कैसे कह दिया। सावित्री गुस्से में कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है मैं कभी मां नहीं बन सकती? तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे बांझ कहते रहे हो? सावित्री, मैंने ऐसा नहीं कहा। सावित्री के तेज आवाज में कहती है, कहा नहीं तो क्या हुआ, मान तो लिया ना। सचिन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। जैसे सबके बच्चे हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भी बच्चे हों। मैं उन्हें प्यार करूँ, लाड करूँ। सविता या रंजन के बच्चे आते हैं तो घर में किलकारियां गुड़ती हैं। कितना अच्छा लगता है। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि हमारे अपने बच्चे हों? क्या तुमने नहीं सोचा कि हमारे अपने बच्चे होने से कितना लगेगा? सावित्री कहती है, कौन नहीं चाहता, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हों। हम गए थे ना डॉक्टर के साथ, तुम भी थे ना वहीं? तुम्हारे सामने ही तो कहा था ना डॉक्टर ने, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं दवाई खा रही हूँ समय पर, कभी कभी ऐसा हो जाता है। डॉक्टर ने ये भी कहा है, मुझ में कोई कमी नहीं है। डॉक्टर ने बस कुछ ताकत की ही दवाई दी है, और तुमसे भी तो कहा है एक बार चेकअप करवा लो। सचिन बीच में ही चिढ़कर कहता है, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं मर्द हूँ, मर्द में कोई कमी नहीं होती है। सावित्री उसकी तरफ हैरानी से देखती है और सोचती है कि अब तक जिस सचिन के साथ वह रह रही थी, क्या ये वही सचिन है? सचिन सख्त लफ्जे में कहता है, मुझे पता है मुझ में कोई कमी नहीं है। उस डॉक्टर को कुछ नहीं पता। जब वो तुम्हारा इलाज नहीं कर पाई तो उसने ऐसे ही बोल दिया होगा। सावित्री हैरान होकर, कैसे बातें कह रहे हो तुम? इसमें औरत और मर्द की क्या बात है? इंसान का शरीर है, यह अंदरूनी कमी हो जाती है। एक बार तुम चेकअप तो कराओ, हो सकता है मेरी तरह तुम्हारे भी हार्मोन्स में कोई दिक्कत हो। सचिन कहता है, कह दिया ने, मुझे और चेकअप नहीं कराना, कोई कमी नहीं है मुझ में। देख सावित्री, इन बातों से कुछ नहीं निकलेगा। सदियों से होता आया है ऐसा। जब एक पत्नी से संतान सुख नहीं मिलता तो दूसरी शादी की जाती है। ये शादी मैं सिर्फ बच्चों के लिए कर रहा हूँ। सावित्री गुस्से में कहती है, बच्चों का बहाना कर तुम सौतन ला रहे हो मेरे लिए? सचिन कहता है, कोई सौतन नहीं ला रहा हूँ मैं। सावित्री हैरान होकर विवेक की तरफ देख रही है। एक औरत के साथ इतने साल बिताने के बाद भी वह ऐसे बातें कर रहा है, और दूसरी जिससे वह शादी करके लाने वाला है उसे भी वह मशीन समझ रहा है। सावित्री को ऐसा लग रहा है जैसे उसके आत्मसम्मान को तार तार किया जा रहा है। वह बौखला सी गई। उसे कभी नहीं लगा था कि जिंदगी के किसी मोड़ पर उसका पति इस तरह से बात करेगा उससे। सब लोग उनके प्यार और रिश्ते को देखकर उन दोनों को राम सीता और राधा कृष्ण कहा करते हैं, पर क्या सच में ऐसा था? वह खुद से ही सवाल करने लगी। उसके लिए सचिन का ये रूप किसी सदमे से कम नहीं था। जीवन साथी तो एक दूसरे के कमियों को ढककर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो एक जरा सी बात पर सचिन ने बिना कुछ कहे ही जिंदगी भर के लिए एक लांछन लगा दिया। सचिन की दूसरी शादी होती ही दुनिया उसे बांझ कहने लगेगी। सचिन ने एक बार उसके साथ बात करना भी जरूरी नहीं समझा और खुद ही फैसला कर लिया दूसरी शादी करने का। उसने कभी किसी भी बात में सचिन के बिना सहमति के दखल नहीं दिया। इसका मतलब यह तो नहीं कि वह हर सही गलत बात में मनमानी करने लगे। इस फैसले में बिना सावित्री की सहमति के कैसे इतना आगे बढ़ गया? सचिन कुछ दिनों में दूसरी शादी कर लेगा। घर में रिश्तेदारों तक को न्योता भेजकर बुला लिया गया है।
जिसका सबसे पहले हक था और जरूरी था, उसे सब कुछ हो जाने के बाद पता चला। सावित्री के मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। यह उसके आत्मसम्मान पर चोट है। सरासर सावित्री अपने आप को संभाल कर फिर बोली, तुमने बिना मेरी अनुमति के, बिना मेरी सहमति के कैसे ये फैसला ले लिया? एक औरत को औलाद के बिना अधूरा कहा जाता है। मेरे मन में भी टीस उठती है। जब मैं बच्चों को देखती हूँ तो मैं भी सोचती हूँ कि काश मेरे भी बच्चे हों। ये मेरे हाथ में नहीं है। जब डॉक्टर ने कह दिया कि मुझे में कमी नहीं है, तो तुम अपने से फैसला कैसे ले लिए, बिना मुझे बताए? शादी तो दो लोगों के बीच का रिश्ता होता है, पर तुमने कुछ नहीं सोचा। देखो, मैं तुमसे तेज आवाज में बात नहीं करना चाहता। बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, तुम्हें पत्नी रूप में पाना वाकई मेरी खुशनसीबी है। यह बच्चों के लिए सिर्फ मैं कर रहा हूँ। वह सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन होगी मेरे लिए। सावित्री कहती है, जब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ बदल ही नहीं रहा है, तो तुम्हें बताने और पूछने का क्या मतलब? आज तक मैंने तुम्हें कोई कमी नहीं होने दी, आगे भी नहीं होगी। कुछ भी नहीं बदलेगा। ये बात मैंने सबको समझा दी थी। जब इस रिश्ते की बात हुई, तुम भी समझ लो। आज तक मैंने जितने भी फैसले लिए हैं, सब इस घर के भले के लिए किए हैं। अब इस बात पर और बहस करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे अब तक इस शादी की तैयारियां कर रही थी, वैसे ही आगे कर लेना। मैं फैसला ले चुका हूँ। खुश हो कर करो या नाराज होकर, इसे मानना पड़ेगा। सावित्री कहती है, इतना ही आसान है तुम्हारे लिए यह सब कुछ? इतने साल हमने साथ में बिताए हैं, वो अपनापन, वो प्यार, सब कुछ झूठ था जो तुमने इतनी आसानी से यह तय कर लिया? जब से मैं ब्याह कर आई हूँ, मैंने हर जिम्मेदारी पूरे मन से निभाई है। तुम्हारे माँ बाप को अपना समझकर पूरे मन से सेवा की है। तुम्हारे भाई बहन को अपने छोटे भाई बहन जैसा प्यार दिया है। तुम्हारी बहन को अपनी बहन और अपनी सहेली समझा। पर किसी ने भी मुझे इस शादी के बारे में नहीं बताया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने भी मेरे लिए आवाज तक नहीं उठाई। मतलब मेरा कोई वजूद नहीं है इस घर में, कुछ मायने नहीं है। आज अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाऊंगी। सावित्री इतना कहकर खड़ी हो जाती है, कमरे से बाहर आ जाती है। अब उसे अपना वजूद खोजना ही होगा। कैसे वो गलत बात बर्दाश्त कर सकती है? अब उसने हर रिश्ते को पूरे मन से निभाया है, पर जब आज उसकी बात उसकी जिंदगी की है, उसके हक की है, तो वह चुपचाप नहीं रहेगी। किसी ने उसे अपना समझा ही नहीं। अब जब यहाँ उसका कोई वजूद ही नहीं, तो वो यहाँ कैसे रह सकती है? सोचते सोचते वह उस घर से चली जाती है जिसे वह अपना घर कहती थी। दूसरे दिन वह अपने बैग में अपना सारा जरूरी सामान और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट रखती है और भोर होते ही दिल में दुखों का सागर लिए हुए सावित्री सब कुछ छोड़कर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। अब सावित्री सबके लिए इतनी मामूली हो गई थी कि सुबह सावित्री को घर में ना पाकर कोई उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता, यहाँ तक कि उसके अपने माँ बाप भी नहीं। सावित्री तो निकल पड़ी थी अपनी अस्तित्व की तलाश में, अपना वजूद तलाश करने, अपनी नई मंजिल की ओर। न जाने उसे ये नया सफर कहाँ लेकर जाएगा। चलते चलते सावित्री रेलवे स्टेशन पहुंचती है और एक ट्रेन में बैठ जाती है, बिना सोचे कि ये ट्रेन उसे किस मंजिल की ओर ले जाएगी। चलते चलते सावित्री पहुंच जाती है लखनऊ। एक नया शहर, नए लोग। सावित्री के मन में एक अजीब सा भय पैदा कर रहा था, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इधर सचिन का विवाह शिल्पा से बड़ी धूमधाम से संपन्न हो जाता है। वहाँ सब लोग बड़े खुश थे। सचिन भी अपने सुनहरे कल के सपने संजोने लगता है, यह सोचकर कि अब शिल्पा उसका वंश आगे बढ़ाएगी। हालांकि शिल्पा सावित्री जितनी सुंदर नहीं थी, फिर भी संतान के मोहवश सचिन पर अब शिल्पा का ही खुमार चढ़ा हुआ था। उसके मन में सावित्री की यादें भी धीरे धीरे धुंधली होने लगी थी। उधर सावित्री के अस्तित्व की खोज उसे ले जाती है एक आश्रम में, जहाँ उसे उसके जैसी कई महिलाएं मिली जिन्होंने उसे ढाढ़स बंधाया। पढ़ी लिखी होने के कारण उसे जल्द ही पास के स्कूल में प्राइमरी टीचर की नौकरी भी मिल जाती है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी की गाड़ी अब पटरी पर आने लगती है। परंतु सावित्री को तो अभी और आगे जाना था। वहाँ शिल्पा जब से ब्याह कर आई थी, तब से घर का सुख शांति और वास्ता खत्म होने लगा था, क्योंकि शिल्पा का स्वभाव सावित्री के एकदम विपरीत था। जहाँ सावित्री ने कम उम्र में बड़ी समझदारी के साथ पूरा घर संभाल लिया था, अब पूरे
10 सालों तक पूरे तनमन से सभी परिवार वालों की सेवा की थी, सबकी चहेती बन गई थी। वहीं दूसरी ओर शिल्पा एक नंबर की कामचोर और बदतमीज लड़की थी। घर के किसी काम को हाथ न लगाती, ऊपर से अगर कोई कुछ कहे तो 100 बातें सुना देती। बड़ों का आदर सम्मान करना तो उसको आता ही नहीं था, परंतु संतान के मोह की वजह से अभी घर वाले उसकी सारी कमियां बर्दाश्त कर रहे थे। उन्हें तो बस उनका वंश आगे बढ़ाने के लिए संतान चाहिए थी। इंसान चाहे अपने मन को कितना भी समझाए, लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें सावित्री जैसी सर्वगुण संपन्न बहू खोने का कहीं ना कहीं एहसास होने लगा था। जहाँ एक तरफ भगवान की दया से सावित्री प्रमोशन के साथ सफलता की सीढ़ी चढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ शिल्पा और सचिन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अभी भी शिल्पा से शादी के 5 साल बाद भी सचिन संतान सुख से वंचित था और ये पीड़ा दिन रात उसे खाए जा रही थी। फिर सब घर वालों के समझाने के कारण सचिन अपना मेडिकल चेकअप करवाने पर मजबूर हो जाता है और जब सच्चाई सबके सामने आती है तो सब घर वालों के होश उड़ जाते हैं। चेकअप करवाने पर पता चलता है कि कमी सचिन के अंदर ही थी। बेचारी सावित्री को ना हक ही उस गलती की सजा मिली जो उसने की ही नहीं थी। सचिन के पिता न बनने की सच्चाई सामने आ जाती है। शिल्पा अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर अब अपने मायके चली जाती है और सचिन के घर तलाक के कागजात भिजवा देती है, जिसे देखकर घर वाले और अधिक परेशान हो जाते हैं। अब सचिन और उसके घर वालों के दिमाग में हर पल एक ही बात घूम रही होती है कि सावित्री से अन्याय करने की सजा उनको मिल रही है। अब सचिन और उनके माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने अपनी हीरे जैसी बहू के साथ कितना अन्याय किया। उससे माफी मांगने के लिए सचिन उसको तलाश भी करता है, उसके घर वालों से भी उसके बारे में पूछता है, मगर उसे क्या खबर थी कि अब सावित्री उससे बहुत दूर जा चुकी है। सिवाय पछताने के अब सचिन के और उसके घर वालों के पास कुछ नहीं बचता। वहीं दूसरी ओर सावित्री ने नौकरी करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, जिसका फल भगवान ने उसको सरकारी नौकरी के रूप में दिया। सावित्री की अब एक इंटर कॉलेज में सरकारी नौकरी लग चुकी थी और अब उसने रहने के लिए किराए पर एक घर ले लिया था। सावित्री के साथ उसकी कॉलेज में पढ़ने वाला उसका सहकर्मी मदन उसको मन ही मन पसंद करने लगा था। मदन काफी समझदार, खुले विचारों वाला, शांत स्वभाव का एक सुंदर नवयुवक था। एक मौका देखकर उसने सावित्री को शादी के लिए प्रपोज करते हुए कहा, सावित्री, मैं तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो तुम्हारे माँ बाबूजी से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। सावित्री मदन से कहती है, मदन, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारी काबिलियत की दिल से मैं इज्जत करती हूँ, मगर विवाह जैसे बंधन से मेरा भरोसा उठ गया है और ना ही मुझे मत जात पर भरोसा है। सावित्री मदन का प्रस्ताव साफ साफ शब्दों में ठुकरा देती है, मगर मदन भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। वो लगातार सावित्री को समझाने की कोशिश करता रहा और आखिरकार मदन ने अपने अच्छे आचरण और स्वभाव से सावित्री को ये साबित कर दिया कि हर मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार मदन सावित्री को शादी करके ने के लिए राजी कर लेता है। अब सावित्री और मदन की शादी के 6 साल बीत चुके हैं और दोनों अपने बच्चों, एक बेटा एक बेटी के साथ एक खुशमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।